व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें सौर मंडल से रिलेटेड तथा इनसे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तथा विस्तार पूर्वक उसका हल देखेंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई थ्योरी आएगा तो उन सभी बिंदुओं पर हम लोग इस तरह से चर्चा कर लेंगे ताकि उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए वह सभी हल हो पाए। तो आइए सौर मंडल से रिलेटेड पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। ऑप्शन में है गैलीलियो, जेएल बेयर, कोपरनिकस और केपलर। तो आइए इन चीज़ों को समझते हैं कि सौर मंडल का खोज सबसे पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे, उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना, वह थे कोपरनिकस। उन्होंने ही पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना और उन्हीं के सिद्धांत को अभी भी माना जाता है। लेकिन इससे पहले जो यूरोप के थे अरस्तु, उनकी अवधारणा पर लोग विश्वास करते थे जिसमें उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना था तथा सूर्य, तारे तथा अन्य पिंड उसके गिर्द चक्कर लगाते थे। ये किनका कहना था? ये अरस्तु का था। लेकिन 1530 ईस्वी में क्या हुआ? कोपरनिकस के द्वारा जो उनका बुक आया डी रिवोल्यूशंस बुक प्रकाशित हुई, जिसमें उसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है एक दिन में तथा सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो इस तरह से सौर प्रणाली की खोज का श्रेय वह कोपरनिकस को जाता है, जिनका बुक 1530 ईस्वी में डी रिवोल्यूशन प्रकाशित हुई। उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया कि किस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में और सूर्य के चारों ओर एक साल में परिक्रमा करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 2 में कह रहा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, पुच्छल तारा कहलाते हैं। तो चूंकि आपको मालूम होगा सूर्य का अपना प्रकाश होता है और सूर्य तारे हैं और उन तारों के जो चारों ओर घूमते हैं वह ग्रह कहलाते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, सूर्य तथा अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ये प्रकाशहीन होते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ग्रह हो जाएंगे। और उपग्रह कौन होंगे? जो अपने ग्रहों के साथ साथ क्या करते हो? सूर्य की भी परिक्रमा करते हो, वो उपग्रह कहलाते हैं। तो यह कह रहा है सूर्य के चारों ओर, तो ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट में कह रहा है अब किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, सौर तारा कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपग्रह। कह रहा है कि किसी ग्रह के चारों, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो अपने ग्रहों के परिक्रमा करने के साथ साथ में वह सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, वह उपग्रह कहलाते हैं। तो किसी ग्रह के चारों ओर वह अपने ग्रह को भी परिक्रमा करेगा और साथ साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करेगा, वो उपग्रह। ग्रह हो गया। ग्रह कौन हो गए? जो क्या करते हो? सूर्य के चारों ओर तथा अन्य तारों के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह वो होते हैं जिसमें मंगल एवं बृहस्पति के ग्रह के कक्षाओं के मध्य जो कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वो क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये देखने को कहाँ मिलेगा? मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 4 में कह रहा है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इन चीज़ों को समझिए कि ग्रह की गति का नियम कौन दिया? न्यूटन ने दिया, केपलर ने दिया, कोपरनिकस ने। अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या था कि कोपरनिकस के सिद्धांत जो आने से पहले लोग अरस्तु के सिद्धांत पे बात करते थे कि उन्होंने क्या माना था? पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना था, सूर्य तथा अन्य तारे आकाशीय पिंड वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जैसे ही कोपरनिकस का बुक 1530 ईस्वी में प्रकाशित होता है डी रिवोल्यूशन, जिसमें उन्होंने क्या बताया? पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना तथा सूर्य को वह केंद्र माना तथा वही क्या होता था? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाएं। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई क्या करती है? एक दिन में चक्कर पूरा करती है और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में वह 1 वर्ष का समय लगाती है। तो इस तरह से उन्होंने पृथ्वी के अक्ष पर घूमती हुई एक कक्षीय गति को बताया तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए परिक्रमण गति। तो कहने का मतलब सिर्फ ये बताएं किस तरह से जो पहले अवधारणा था कि पृथ्वी को केंद्र में माना गया था, लेकिन इनके अवधारणा के बाद वो वास्तविक पता चला कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र ना होकर वह सूर्य की परिक्रमा करता है, जो अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ये उन्होंने प्रतिपादन किया। लेकिन ग्रहों की गति का नियम से संबंधित वो केपलर के द्वारा दिया जाता है। तो केपलर के ग्रह की गति के
3 नियम दिए गए थे। उनमें क्या उनके द्वारा कहा गया था कि सभी ग्रह की कक्षा क्या होती है, जो ग्रह होता है उसका दीर्घवृत्ताकार होता है, यानी जैसे ये सूर्य हो गया तो इस तरह से उन्होंने बताया कि दीर्घवृत्ताकार होता है, तथा जो प्रत्येक ग्रह के जो वो परितः होता है वह दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है, तथा सूर्य का पार्थिव जो होता है वो उसके गिर्द में घूमता है। तो ध्यान में रखिएगा, पहला उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा सूर्य उस दीर्घवृत्ताकार की किसी एक फोकस पर अवस्थित होता है। दूसरा उन्होंने बताया ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। और तीसरा उन्होंने बताया किसी ग्रह का कक्षीय अवधि, जो कक्षीय अवधि होता है वह क्या होता है, अवधि का जो वर्ग होता है उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपातिक होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ग्रह के गति का नियम जिन्होंने केपलर के द्वारा 3 गति नियम दिया जाता है, तीनों को हम लोगों ने देखा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रहों के गति के नियम से केपलर के द्वारा यह गति नियम जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 5 में कह रहा सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में है 8, 9, 10, 11। तो देखिए सौरमंडल में अभी 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे जिसमें प्लूटो को मान्यता दिया गया था। तो प्लूटो की खोज 1923 ईस्वी में की गई थी, लेकिन आपको मालूम होगा कि 2006 के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में क्या हो गया, प्लूटो का जो दर्जा था उसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो उसे हटाने के बाद ग्रहों के अभी जो संख्या तत्काल में वह 8 है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, वह 8 है। ग्रह क्या था, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 6 में देखिएगा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा क्रम सही है क्रम के अनुसार, अब देखिए दूरी के अनुसार तो सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, यह क्या है, इस तरह से बीच में सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, और उसके नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये तरह से उनका कक्षीय है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सूर्य के अनुसार बढ़ती दूरी के अनुसार अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, साथ में पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। कौन सा क्रम पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, अभी था सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार था, अब हम लोग पृथ्वी से। तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक कौन है, सबसे नज़दीक पृथ्वी का है शुक्र है, शुक्र के बाद दूसरे नंबर पर मंगल है, और तीसरे नंबर पर बुध है, और चौथे नंबर पर बृहस्पति है। तो इस प्रकार से पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार उनका क्रम अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हुआ। नेक्स्ट देखिए, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। अब आकार के अनुसार बताया गया कि आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आकार में सबसे बड़ा बात की जाए तो वह सबसे बड़ा बृहस्पति है, और बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है। इस तरह से क्या है, ये 4 ग्रह हैं सबसे बड़ा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, शुक्र आता है, मंगल आता है और बुध आता है। तो ये आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, लेकिन दूरी के अनुसार वो क्या जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, लेकिन आकार के अनुसार बृहस्पति से स्टार्ट होकर वरुण तक, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यहाँ से अभी हम लोगों ने देखा था ना, ये पृथ्वी से क्या था, दूरी के अनुसार शुक्र था, उसके बाद शुक्र के बाद मंगल था, मंगल के बाद बुध था, बुध के बाद बृहस्पति था। तो वो क्रम को अवस्थित कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 9 में करा निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, वो हो जाएगा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। तो कौन सा भाग नहीं है, तो सौरमंडल का निहारिका भाग नहीं है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे छोटे अन्य आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और धूमकेतु क्या होते हैं, धूल बर्फ और हिमानी गैसों से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर ठंडे एवं वह अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं तथा सूर्य के चारों ओर लंबी, अनियमित तथा असमकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। ये धूमकेतु कहलाते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया धूमकेतु की संरचना 3 तरह से होती है। धूमकेतु हमने बताया कि धूल, बर्फ और हिमानी के गैसों से निर्मित होते हैं। तो जो धूमकेतु का जो केंद्र होता है उसे हम लोग नाभि कहते हैं। यह पत्थर और बर्फ से बना होता है, कौन, नाभि। और इस नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल पाए जाते हैं जिसे हम लोग कोमा कहते हैं। और यही
क्या होता है, नाभि और कोमा से निकलने वाली गैस और धूल को पूंछ कहते हैं, जो पूंछ के समान दिखाई देता है। तो इसलिए धूमकेतु यह हो गया। ग्रह को, ग्रह हम लोगों ने अभी देखा, ग्रह वो खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य या अन्य किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये तीनों सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 10 में कह रहा तारामंडल क्या है। अब देखिए तारामंडल के बारे में हम लोग जानते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति। ऑप्शन बी में है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं है। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर, सम मतलब बराबर और दूरस्थ माने दूर, तो समान दूरी पर नहीं हो सकते। सी में सौरमंडल के ग्रहों का आकाश में एक विशेष आकृति होता है। डी में अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति होता है। तो देखिए तारामंडल क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं। तारामंडल जो क्या है, वह खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहा जाता है। प्राचीन भारत में जो तारामंडल को नक्षत्र भी कहा जाता था। तारामंडल में दिखने वाले तारे एवं अन्य वस्तुएं पृथ्वी से तो देखने पर वह एक दूसरे के समीप दिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह वास्तव में ऐसा हो। तो ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसे तारों के आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं होते हैं। पृथ्वी से तो देखने में क्या होते हैं, समान दूरी। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी, तो पृथ्वी से समान दूरी नहीं होते हैं, लेकिन देखने से प्रतीत होते हैं, वास्तव में होते नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 11 में कह रहा अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में 87 तारा, 87, 88, 89 और 90। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि तारामंडल क्या था, तारामंडल था जिसमें खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को तारामंडल कहा जाता था, जिसे प्राचीन काल में नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता था। तारामंडल तारामंडल में जो भी तारे दिखते हैं, अन्य वस्तुएं पृथ्वी से देखने पर वह एक दूसरे के समीप होते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो ऐसा नहीं होते हैं। जिसमें ऐसे ऑप्शन नंबर अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, ऐसे तारों का आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी के से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। तो कुल तारों की संख्या है कितना है तारामंडल, 89। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 12 में, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पे है। बुध पे है, शुक्र पे है, पृथ्वी पे है, मंगल पे है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया कोलंबस क्या है, पर्वत है। आपको हम बता दें कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी भी इसी मंगल ग्रह पर है, और सबसे ऊंचा पर्वत कौन मंगल ग्रह पर कौन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। यह माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है। अब सोच लीजिए, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई 8848 है और इससे भी 3 गुना है। तो यह प्रश्न का सही जवाब मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो अब देखिए पार्थिव ग्रह क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे। तो ग्रहों के जो प्रकार हैं उसे 3 भागों में, ग्रह के प्रकार द्रव्यमान के अनुसार उसे 2 भागों में बांटा गया है। तो द्रव्यमान के अनुसार पहला ग्रह को हम लोग क्या कहा गया है, पहला ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा गया है, जिसे जो छोटे एवं ठोस होते हैं, और दूसरा ग्रह को जोवियन ग्रह कहा गया है। जोवियन ग्रह क्या होते हैं, बड़े एवं तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो ग्रह को द्रव्यमान के अनुसार एक पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह के अंतर्गत में कौन कौन ग्रह आते हैं, बुध आते हैं, शुक्र आते हैं, पृथ्वी आते हैं और मंगल। ये 4 ग्रह पार्थिव ग्रह के अंदर आते हैं। और जोवियन ग्रह जिसे बाह्य ग्रह जो बड़े और तरल होते हैं, उसके अंतर्गत में बृहस्पति आते हैं, शनि आते हैं, अरुण आते हैं और वरिण आते हैं। ये 4 ग्रह होते हैं। तो द्रव्यमान के अनुसार इस तरह से उनका विभाजन क्या किया, तो वही करा पार्थिव ग्रह की संख्या कितना है, तो 4 हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाता जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह को ही बाह्य ग्रह कहते हैं। उसमें कौन कौन ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण 4 ग्रह आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 14 में, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। अभी हम लोगों ने बताया कि ग्रहों के 2 प्रकार होते हैं द्रव्यमान के अनुसार, एक पार्थिव ग्रह और दूसरा जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह छोटे व ठोस होते हैं और जोवियन ग्रह क्या होते हैं, यह बड़े एवं तरल अवस्था में होते हैं। पार्थिव ग्रह के अंतर्गत में कौन कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, और जबकि बाह्य ग्रह में शनि आते हैं। तो पार्थिव ग्रह में तो तीनों हैं, लेकिन शनि नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो अब देखिए ये बाह्य ग्रह कह रहा है। तो जोवियन ग्रह था जिसमें हम लोग देखे थे, जोवियन ग्रह जो होते हैं बड़े होते हैं। तो अब देखिए ग्रहों के प्रकार, ग्रह के प्रकार दूरी के अनुसार। इससे पहले हम लोगों ने द्रव्यमान के अनुसार देखा था। तो द्रव्यमान के अनुसार ग्रह के 2 प्रकार कौन कौन, एक पार्थिव ग्रह और दूसरा जोवियन ग्रह। और ग्रहों के दूरी के अनुसार 2 प्रकार कौन कौन, एक आंतरिक ग्रह
और दूसरा बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत में 4 आते हैं ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह के अंतर्गत में वरुण, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह आते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह सदृश की संख्या कितनी है? वो 4 है। कौन कौन है? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये 4 ग्रह हैं। और आंतरिक ग्रह में कौन कौन हो गया? बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया और पृथ्वी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 16 में, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित है। अभी चर्चा हम लोग किए बृहस्पति कौन सा सदृश ग्रहों में सम्मिलित है? यह सम्मिलित है बाह्य ग्रह में। तो बाह्य ग्रह में सम्मिलित है, तो बताइए बृहस्पति कौन सा ग्रह में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है शनि, अरुण, वरुण, मंगल। तो ये मंगल वाले में नहीं सम्मिलित है, क्योंकि मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत में आता है, जबकि ये 3 कौन होते हैं? ये बाह्य ग्रह में आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 17 में, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? कह रहा वामावर्त कौन कौन है शेष 2 को छोड़कर? तो वो शेष 2 को छोड़कर शुक्र और अरुण, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो क्या होते हैं? इन 2 को छोड़कर सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में घूमते हैं। यानी वामावर्त कहने का मतलब सूर्य के किन 2 ग्रह को छोड़कर से सभी ग्रह चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। से सभी ग्रह सूर्य के दानों ओर यानी एंटी क्लॉक घूमते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, है ना। इस तरह से उनका होता है घूर्णन, पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन जो 2 ग्रह होते हैं शुक्र और अरुण, ये क्या होते हैं? यह ग्रह जो होते हैं वह किसके होते हैं? वह क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी पूरब से पश्चिम। तो ध्यान में रखिएगा, शुक्र और अरुण घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कौन? शुक्र और अरुण। बाकी सभी ग्रह, पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, ये सभी ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 18 में, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। तो सौर मंडल का जन्मदाता वह सूर्य को कहा जाता है। सूर्य हमारी आकाशगंगाओं के 100 अरब तारों में से एक है, जिसे सौरमंडल का जनक या प्रधान या मुखिया कहा जाता है। ये हमारी आकाशगंगा कौन? दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। सोचिए दुग्ध मेखला से। अब हमने आपको बताया था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी होता है, और वह दुग्ध मेखला से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। कभी कभी प्रश्न आपको यह भी देखने को मिलता है हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला से कितने दूरी पर है। तो क्या हो जाएगा? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को होगा, जिसे प्रधान या मुखिया भी सौरमंडल का कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 19 में देखिएगा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, क्या कहलाता है? धूमकेतु कहलाता है, उल्का कहलाता है, लुब्धक कहलाता है। तो आइए इन सभी को हम लोग समझते हैं। धूमकेतु, धूमकेतु क्या है? ये वे आकाशीय पिंड होते हैं जो धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से निर्मित होते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि जो धूमकेतु होते हैं वह प्रायः आपको क्या चीज़ से बने होते हैं? धूमकेतु धूल, गैस और धूलकण से बने होते हैं। जो इसके नाभि होते हैं वह पत्थर और बर्फ से बने होते हैं, जो नाभि कहलाते हैं। और ठीक इसके चारों ओर गैस और जो धूल से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोमा कहलाते हैं। और यही नाभि और कोमा से निकलने वाली गैस और धूल क्या होते हैं? एक पूंछ का आकार ले लेती है। तो इस तरह से धूमकेतु का जो संरचना है कौन कौन? नाभि, कोमा और पूंछ में विभाजित किया गया। उल्का, ये उल्का पिंड वही होता है जो कहने का मतलब घूमते हुए पृथ्वी का लगभग 12 से 72 किलोमीटर के स्पीड से घूमते हुए एक ब्रह्मांडीय कण होते हैं, जो कभी कभी क्या होते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश कर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उनमें क्या हो जाता है? तेज़ी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, और आकर्षण के कारण उनमें चमक होती है, और वही चमक क्या कहलाता है? टूटता हुआ तारा के रूप में जाना जाता है। लुब्धक क्या है? आइए इसे हम लोग समझते हैं। लुब्धक हो गया कुछ तारे अति प्रकाशित होने के कारण अति प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक लुब्धक भी है, तथा इनके नाम तारामंडल के संदर्भ के बिना भी जाने जा सकते हैं। यानी तारामंडल के बिना भी इनको जाना जाता है क्योंकि ये अति प्रकाशित है। उसी में से लुब्धक आ गया, मेघा, चित्रा, ये सभी अति प्रकाशित हैं। तो ये सभी जो है विस्फोटी नहीं है, लेकिन अभिनव तारा जिसको हम लोग सुपरनोवा कहते हैं, यह क्या है? विस्फोटी तारा में जाता है। यह लगभग अंतिम अवस्था या मरणासन की अवस्था में क्या होता है?
पहुंचता है तो इसमें काफ़ी तेज चमक बढ़ जाती है अभिनव तारा, जो विस्फोटी तारा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 20 में, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कौन थे? तो अभी देखिए ये चर्चा कौन किए थे, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कोपरनिकस हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रहों की गति के नियम से पहले जो सिद्धांत दिए थे तब वो कौन थे? वो थे केपलर थे, जिन्होंने 3 सिद्धांत दिया था। लेकिन जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर यही बताया था, क्योंकि कोपरनिकस के सिद्धांत से पहले लोग अरस्तु के सिद्धांत को मानते थे। अरस्तु का सिद्धांत था कि क्या है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य तारे तथा अन्य पिंड उसके चारों ओर घूमते। लेकिन जैसे ही कोपरनिकस का जो पुस्तक 1530 ईस्वी में डी रिवॉल्यूशन प्रकाशित होता है, उसमें से उन्होंने साफ साफ वर्णन किया, बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है तथा सूर्य को चारों ओर एक साल में अपना चक्कर पूरा करती है। तो इस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, यह सिद्धांत कोपरनिकस के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 21 में, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जिसे प्राचीन ग्रह मानते थे? कौन ऐसा ग्रह है जिसे प्राचीन ग्रह मानते थे? सूर्य। क्या था? अभी हम लोगों ने देखा था ना कि कोपरनिकस के सिद्धांत को आने से पहले लोग पृथ्वी को ही, अरस्तु का सिद्धांत में पृथ्वी को ही केंद्र माना गया था, जिसमें ग्रह तारे एवं अन्य सब उसके चारों ओर घूम रहे थे। और उससे पहले जो है सूर्य को भी क्या कहा जाता था? ग्रह मानते थे। लेकिन कोपरनिकस के सिद्धांत आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर होते हैं, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र ना होकर वह ब्रह्मांड के केंद्र के बाहर है, और जो सौरमंडल का प्रधान है वह सूर्य है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 24 घंटा में, अपने अक्ष पर 24 घंटा में, और एक चक्कर एक साल में पूरा करती है। ये सिद्धांत कोपरनिकस के द्वारा दिया गया। तो सूर्य हो जाएगा। सूर्य को पहले लोग ग्रह मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न 22 में, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस हीलियम और हाइड्रोजन का महत्वपूर्ण भाग है। सूर्य के में जो मुख्यतः गैस होते हैं वो हाइड्रोजन कितना 71% होते हैं, हीलियम 26.5% और अन्य गैस 2.5%। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इन गैसों का सूर्य के में क्या अहम भूमिका है। तो अब देखिए क्या होता है कि सूर्य में संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य का जो नाभिक होता, नाभिक में जो तापमान लगभग 1 से 1.5, वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यहाँ का नाभिक का तापमान होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 छोटे छोटे अणु क्या होते हैं, उतना मतलब हाई डिग्री टेम्परेचर पर संलयित होकर एक हीलियम का बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। और यही क्या होता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का प्राप्ति होता है। तो इस तरह से सूर्य का संगठन गैस कौन कौन है? हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% और शेष 2.5% है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? अब आइए सूर्य के हम लोग संरचना को थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि इनसे रिलेटेड 2-3 प्रश्न पूछा जाए, वो सभी हो जाए। ये देखिए सूर्य का केंद्र है, आप इसे इस तरह से समझिए, ये सूर्य का केंद्र हुआ और ये सूर्य हो गया। तो ये जो केंद्र हो गया, इस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और इसी कोर में जहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है, इसी नाभिकीय संलयन में जहाँ का तापमान हमने अभी बताया 1 करोड़ से 1.5 करोड़ केल्विन तापमान का होता है। सेल्सियस बता दिए थे, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ केल्विन का तापमान होता है। और अगर सेंटीग्रेड में बात की जाए तो लगभग कितना हो जाएगा, 1 मतलब कह लीजिए, अच्छा ध्यान में आ जाएगा। तो ये होता है, इसका जो तापमान होता है 1 करोड़ से 1.5 करोड़ केल्विन के बीच में होता है। तो काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन के नाभिक, छोटे छोटे 2 हाइड्रोजन के अणु मिलके आपस में हीलियम का एक परमाणु का निर्माण करते हैं। तो ये कोर हो जाता है। उसके बाद कोर के बाद क्या होता है, ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। ये वर्णमंडल जहाँ पर सूर्य का निचला तापमंडल होता है वह वर्णमंडल कहलाता है। और इसमें जो होता है वायुमंडल की लाल संतरी परत होता है, और मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। और इस प्रकाश मंडल में क्या होता है, इस प्रकाश मंडल सूर्य का सबसे निचली दीप्तिमान सतह होता है, वही प्रकाश मंडल कहलाता है। तो प्रश्न पूछा गया है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहलाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा, तो सूर्य के जो मध्य भाग होता है वह प्रकाश मंडल कहलाता है। और इस प्रकाश मंडल में सूर्य का सबसे निचली सतह दीप्तिमान सतह होता है, और वही वर्णमंडल होता है जो ऊपरी सतह होता है, जो क्या होता है, सूर्य का निचला तापमंडल होता है। तो ध्यान में रखेंगे, सूर्य का निचला और उससे सबसे निचला प्रकाश मंडल का होता है ना।
नेक्स्ट देखिए, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था सूर्य का निचला तापमंडल जो वायुमंडल में लाल संतरी परत होता है, और सबसे निचला तापमंडल जो सबसे प्रकाश मंडल जो होता है वह सूर्य का सबसे निचली दीप्तिमान सतह होता है। तो इसको मध्य भाग होता है और ऊपरी भाग वर्णमंडल कहलाता है। और केंद्र का तापमान हमने देखा कि 1 करोड़ केल्विन से लेकर 1.5 करोड़ केल्विन के बीच में उसका तापमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि? अभी हम लोगों ने देखा था कि जो 2 ग्रह कौन कौन, शुक्र और अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण था ना, शुक्र और अरुण को छोड़कर शेष जो हैं 2 ग्रह जो हैं क्या करते हैं? सभी पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, यानी वामावर्त दिशा में वह परिक्रमा करते हैं। तो वही हो गया, पृथ्वी का पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूरब से निकलता है। अब देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो ये हो गया भारत, मान लेते हैं ये भारत इधर हो गया, ये घूमते हुए इधर आएगा, तो वही इसलिए क्या होता है, नागालैंड में पहले देखने को मिल जाता है सूर्य का किरणें, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये भाग घूम के इधर आ गया है ना। तो ये भाग, ये तो भारत है, तो घूमते 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 इधर ये आ गया। तो सूर्य क्या होता है, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है वह क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर। और 2 ग्रह कौन कौन है जिसका सूर्य की दिशा में है? तो वह बुध, शुक्र और अरुण। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 26 में, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? अब देखिए, यह प्रश्न काफ़ी ही अच्छा है, तो इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य, कारण यह होता है कि जो नॉर्वे है वह ग्लोब के उत्तरी ध्रुव पर अवस्थित है, यानी पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन उत्तरी ध्रुव के पास में ही है। तो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी अपना आज से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये मान लेते हैं पृथ्वी का कक्ष है इस तरह से, है ना, और बीच में सूर्य है। तो ये है इधर का अवस्थिति, इधर नॉर्थ है, ये साउथ है। अब ये ध्रुव का स्थिति है, इस तरह से है। अब क्या होगा, अब 23.5 डिग्री ये तो होना चाहिए इस तरह से, ये 23.5 डिग्री के झुकाव होने के कारण जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुवीय भाग है, जो 21 जून को क्या होता है, यह कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ना स्टार्ट हो जाती है। और इस लंबवत पड़ने पर जो कर्क रेखा का जो लंबवत पड़ने के कारण जो उत्तरी ध्रुव होता है वह सूर्य के प्रकाश में ही होता है। कब? जब वह एक चक्कर पूरा कर ली होती है तो उसका प्रकाश क्या होता है, ध्रुवीय प्रकाश, जो ध्रुव पर प्रकाश पड़ता है वह घूमने के बावजूद भी उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि वो झुकाव है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करते हैं, हम उस फिगर को देखते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसे एक वीडियो के सहारे से समझते हैं, किस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और किस प्रकार से उत्तरी ध्रुव का झुकाव होने पर 21 दिसंबर में जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो उसका उत्तरी ध्रुव प्रकाशमान में ही होता है, जिसके कारण वहाँ पर 6 महीना रात और 6 महीना दिन भी देखने को मिलता है। और जैसे जैसे ध्रुव से थोड़ा दूर होते जाएंगे, 4 महीना, 2 महीना, 5 महीना, ऐसे ऐसे डिस्टेंस कम होता जाएगा और कम होता जाएगा रात। तो वही नॉर्वे एक ऐसा है जो कहाँ पर अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। सिर्फ नॉर्वे ही नहीं, नॉर्वे के जो भी उत्तरी गोलार्ध में है, जैसे अलास्का, कनाडा, ये सभी जो क्षेत्र हैं प्रभावित हैं, सभी जहाँ पर आपको अर्धरात्रि में सूर्य देखने को मिल सकता है। जबकि कुछ अलास्का है, कनाडा है, आइसलैंड, ये सभी क्षेत्र हैं, इसमें मिडनाइट सन देखने को मिलता है। तो आपको अगर मौका मिले तो एक उत्तरी गोलार्ध की आर्कटिक क्षेत्र का ही जगह है, नॉर्वे में ही पड़ता है, हेमरफेस्ट जगह है, हेमरफेस्ट शहर है, जहाँ पे ऑलरेडी पर्यटन काफ़ी मतलब उत्सुक होकर यहाँ पर इस चीज़ को देखने के लिए जाते हैं, मिडनाइट सन। तो मिडनाइट सन कहने का मतलब यही हुआ कि ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना, इसी कारण वो दिखता है। कभी कभी तो ऐसा स्थिति मतलब वहाँ पर देखने को मिला रात में कि आप इतना प्रकाशमान हो जाता है कि आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, दिन का काम कर सकते हैं। तो यह 21 जून को परिस्थिति होता है। कारण क्या होता है, क्योंकि 21 जून में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ उत्तरायण हो जाता है और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और वही पर सीधी करने के कारण वह ध्रुवीय उसका जो होता है प्रकाशमान होता है और दक्षिणी वृत्त में कम प्रकाश पहुंचती है, जहाँ पर शीत ऋतु होता है। ठीक वही जब 6 महीना का कार्यकाल पूरा कर ली होती है तब क्या हो जाता है, अब इधर हो गया, अब दक्षिणी गोलार्ध प्रकाशमान हो गया, तो दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीना रात और 6 महीना का दिन होगा। जैसे जैसे गोलार्ध से दूर होंगे वो कमता जाएगा रात, 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो यही इसका जवाब है। तो इसे हम लोग एक फिगर के द्वारा समझते हैं। देखिए थोड़ा, ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी हुआ
ये पृथ्वी जो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी झुकाव के कारण क्या होता है, ये जो सूर्य बीच में है, ये सूर्य की किरणें क्या होती है, वह ध्रुव पर लगातार लंबे दिनों तक पड़ती है। तो इसलिए ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने रात के लिए जाना जाता था। ये है 21 जून का समय है, और इस 21 जून को क्या हो रही है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव यानी कि कहने का मतलब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है, और कर्क रेखा मकर रेखा भी लंबवत पड़ने के कारण यह ध्रुवों पर लंबी लंबी दिन और लंबी लंबी रातों के लिए जाना था। यहीं पे नॉर्वे अवस्थित है, और नॉर्वे ध्रुव से कुछ दूरी पर है, इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि अर्धरात्रि के समय सूर्य का दिखना, ये सभी घटनाओं यहाँ पर होता है। देखिए किस तरह से अपना अक्ष पर घूमती है। जब ये अक्ष पर घूमती है तो इसका जो उत्तरी ध्रुव होता है वह हमेशा क्या होता है, वह प्रकाश की दिशा में होता है। एक बार फिर से देखिए, ये जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो किस तरह से इसका जो है उत्तरी ध्रुव हमेशा क्या रह रहा है, वह पृथ्वी के प्रकाशमान की दिशा में रह रहा है। ऐसा क्यों होता है, अब आपके माइंड में चल रहा होगा क्यों ध्रुवीय क्षेत्र पर ऐसा होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती, यह होता है देखिए घूर्णन, जिस तरह से लट्टू को घूमते हुए देखें अक्ष पर, उसी प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। 23 डिग्री झुकाव के कारण इस तरह का एंगल बनता है, और यह ध्रुव की ओर होता है। तो ध्यान में देखें, यह पृथ्वी की घूर्णन आकृति है, और इसी के कारण क्या होता है, अब देखिए पृथ्वी अपना अक्ष पर इस तरह से घूमती है, और इसी घूर्णन के कारण क्या होता है, ध्रुवों पर लगातार कई दिनों तक लंबी रातें और लंबी दिन होती। नेक्स्ट प्रश्न है 27 में कह रहा है, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को वह अपसौर कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गोल न घूमकर एक अंडाकार कक्ष के रूप में घूमती, इस तरह से घूमती है। सूर्य इधर है तो एक अंडाकार कक्ष के रूप में वह घूमती है, और अतः पृथ्वी सूर्य के मध्य की दूरी परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी थोड़ा परिवर्तित होती रहती है। जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक में आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर हो जाता है तो उसे अपसौर कहते हैं। तो उप और अप में ध्यान में रखिएगा। तो अप्स क्या करा है कि अधिकतम दूरी पर होता है, तो जब अधिकतम दूरी पर होगा तो वह क्या कहलाएगा, तो वह उपसौर कहलाएगा, है ना। हम अपसौर बोल दिए थे ना, तो जो अधिकतम 27 में है ना, अपसौर सही तो है, तो क्या कहलाएगा, वो अधिकतम दूरी पर अपसौर कहलाएगा, और जो निम्नतम दूरी पर होगा वह उपसौर कहलाएगा। नेक्स्ट पर देखिएगा, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि सूर्य क्या होता है, बीच में है, और उसके चारों ओर क्या होता है, परिक्रमा किया जाता है पृथ्वी के द्वारा, है ना। तो जब एक ग्रह के अपने कक्ष सूर्य के न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो पृथ्वी होता है वह क्या होता है, अंडाकार कक्ष में घूमती हुई आती है। तो जब पृथ्वी जिसके कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होता है, अलग अलग होता है। जब पृथ्वी क्या हो जाता है, सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, और जब दूर हो जाता है तो उसे अपसौर कहते हैं। तो करा ग्रहों की अपने अक्ष, तो पृथ्वी भी तो ग्रह है, अपने अक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे अपसौर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपसौर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 29 में कह रहा, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अब देखिए खगोलीय एकक क्या है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था इससे पहले के क्लास में, अभी तो नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन अभी आया। तो क्या हुआ था, हम लोगों ने देखा था कि दूरी मात्रक के रूप में जो खगोलीय पिंडों के दूरी मात्रक के रूप में कुछ इकाई हैं जिसके प्रयोग किया जाता है ना। तो खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई में से उसमें से एक इकाई है खगोलीय इकाई। तो खगोलीय दूरियों को मापने का जो पहला इकाई है वह प्रकाश वर्ष है, दूसरा क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे खगोलीय एकक कहते हैं, और तीसरा पारसेक है। तो उसी में से है जो खगोलीय एकक दूसरा है। तो खगोलीय एकक होता है जो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है, 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है। उसी प्रकार जो पहला दूरी मापक है खगोलीय पिंड का, प्रकाश वर्ष। तो एक निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है।
यानी एक वर्ष में निर्वात में तय की गई प्रकाश की दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, जिसमें एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9 है ना 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये 1 पारसेक बराबर होता है। और तीसरा क्या था, तीसरा था ये पारसेक। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, और एक पारसेक बराबर 3.26 इंटू मतलब 3.26 ये हो गया प्रकाश वर्ष, और मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 3.26 इंटू 10⁻60 मीटर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा खगोलीय एकांक क्या है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 29 के बाद 30 में करा मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है। अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या है, नार्वे को मध्य रात्रि का सूर्य क्यों कहा जाता है ना। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह ध्रुव के पास अवस्थित है, उत्तरी ध्रुव के पास, यानी आर्कटिक क्षेत्र में अवस्थित है। तो देखिए पृथ्वी इस तरह से, और वह अपना अपना अक्ष पर 23 डिग्री का झुकाव हुआ है, और इस तरह से वह क्या करती है, घूर्णन करती है। तो क्या होता है, 23 डिग्री झुकाव रहने के कारण जो पृथ्वी का प्रकाश है वह ध्रुवीय वृत्त पर लगातार 6 महीनों तक पड़ता है, जिसके कारण हम लोग यह भी जानते हैं कि यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ हुआ सूर्य का ध्रुवीय वृत्त तक देर तक चमकना। जैसे जैसे ध्रुव से दूरी होगा वो रातें जो है वो कम होता जाएगा, 6 महीना के बाद 5 महीना, 4 महीना, धीरे धीरे। वही नार्वे यहाँ पर अवस्थित है। नार्वे के अलावा हम लोगों ने देखा था अलास्का में भी, कनाडा में भी मिडनाइट सन देखने को मिलता है, स्वीडन, फिनलैंड, ये सभी क्षेत्रों में भी ये झलक देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। अभी हम लोग चर्चा किए थे मध्य रात्रि का सूर्य वह आर्कटिक क्षेत्र में, क्योंकि जो देखिए यह परिस्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में आएगा। जब यह क्या हो जाएगा, यानी 21 जून के बाद यह जैसे ही क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी घूमते हुए यहाँ पर आ जाएगा, और एक परिस्थिति ऐसा आएगा कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य के छाया में आ जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के प्रकाशमान दिशा में आ जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी वही स्थिति होगा, इसमें भी 6 महीना का रात और 6 महीना का दिन होगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या इंसानी बस्ती नहीं है। तो मध्य रात्रि का सूर्य देखने को कहाँ मिलता है, वह आर्कटिक यानी उत्तरी गोलार्ध में जो अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य में काला धब्बा क्या है, सूर्य में एक बड़ा काला क्षेत्र है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे हुए स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। तो धब्बे हुए स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। क्या होता है, जो प्रकाश मंडल हमने देखा था कि जो सूर्य होता है, सूर्य के भाग में जिस तरह से सबसे इस तरह से संरचना, इसमें कोर होता है। कोर के बाद हम लोगों ने देखा था क्या होता है, उसका कोरोना होता है। कोरोना होता है जिसे हम लोग, ये तापमंडल का सबसे ऊपरी सतह होता है। ये तो कोर हो गया, इसके ऊपरी सतह। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या होता है, वर्णमंडल होता है, ऊपरी सतह वर्णमंडल। प्रकाश मंडल जो होता है मध्य भाग होता है, जो सबसे निचली दीप्तिमान सतह होता है। तो वही कह रहा है कि जो प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल में उत्पन्न होते हैं कौन, ये काला धब्बा, ये प्रकाश मंडल यहीं पर उत्पन्न होता है, जो प्रकाश मंडल का क्षेत्र है। यानी प्रकाश मंडल कहने का मतलब क्या हो गया, जो मध्य का भाग है उसमें उत्पन्न होता है। और ये गैलीलियो ने इन कलंकों का खोज किया था। तो काला धब्बा का खोज कौन किया था, गैलीलियो के द्वारा खोज गई थी। सौर कलंकों के सर्वाधिक काले केंद्रीय भाग को आम्रा भी कहा जाता है। जो सबसे अत्यधिक काला भाग होता है ना, उसे आम्रा भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी देखने को मिलेगा, आम्रा का संबंध किससे है या आम्रा किसे कहा जाता है। तो वही सौर कलंक के सबसे काले धब्बे के केंद्रीय भाग को आम्रा कहा जाता है। और यह हल्के काले भाग वेनाब्रा से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, वेनाब्रा से घिरा होता है। यही होता, तो उसमें कार्बोय स्थान होते हैं जहाँ प्रकाश उत्सर्जित करने में वो असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा था सूर्य का जो संरचना है, किस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन करता है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन है और 26.5% क्या है, वह हीलियम है, और 2.5% अन्य गैसें हैं। तो क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 छोटे छोटे अणु मिलकर एक हीलियम के बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। और उसमें से हम लोगों ने देखा था उसका नाभिक का तापमान 1 करोड़ केल्विन से 1.5 करोड़ केल्विन के बीच होता है। 18 सेंटीग्रेड में जो हम लोगों ने
क्या होता है सेंटीग्रेड में 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सेंटीग्रेड इतना तापमान होता है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे अणु मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है और इस नाभ के संलयन के द्वारा ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हाइड्रोजन का 71%, तो वहीं रह जाता है, हीलियम तो 26.5 हो जाता। ये देखिएगा कौन सा एक तारा है, अब बताइए तारा कौन सा है। तारा में अपना प्रकाशमान होता है, अपना चमक होता है। तो चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य, तो ये सभी तो क्या है, ग्रह है, और सूर्य एक तारा है क्योंकि इसका अपना प्रकाश होता है और ये प्रकाशमान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है। अब आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य की संरचना में हम लोगों ने देख लिया था कि सबसे आंतरिक भाग को कोर कहते हैं और ठीक उसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, जिसे सूर्य किरीट कहते हैं, है ना। कोरोना, आंतरिक भाग को कोर, जिसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, और कोर में जहाँ तापमंडल का सबसे ऊपरी सतह जिसे कोरोना कहा जाता है, और ठीक उसके ऊपरी भाग को हम लोग उसके मध्य भाग, इसमें मध्य भाग जिसे हम लोग प्रकाश मंडल कहा जाता था। इसी प्रकाश मंडल में क्या होता है, काला धब्बा होता है जो सूर्य में होता है। उसके बाद ठीक उसके ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, वर्णमंडल कहा जाता है, और इस वर्णमंडल में क्या होता है, सूर्य का निचला तापमंडल होता है। तो इस तरह से होता है। तो सौर पृष्ठ का जो लगभग तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ध्यान में रखिएगा, सूर्य का केंद्रीय भाग को तो क्रोड कहा था, और इसका तापमान कितना होता है, इसके तापमान की बात की जाए 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान वही 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यह ध्यान में रखेंगे। अर्थात धरातल का भी तापमान पूछेगा तो वही होता है, बाहरी सतह या धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 36 में, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है। तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा, तो हाइड्रोजन का हम लोगों ने देखा था वह 71% होता है, और यही हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे अणु क्या होते हैं, सूर्य के नाभिक यानी जो कोर हैं उसमें से अत्यधिक तापमान पर उच्च डिग्री सेल्सियस पर वह हीलियम के नाभिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो वह हाइड्रोजन के अलावा हीलियम है कितना है 26.5% और अन्य गैस है 2.5%, ध्यान में रखिएगा। और सूर्य का जो बाहरी तापमान था, जो बाहरी धरातल का 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। नेक्स्ट देखिए, और जबकि आंतरिक तापमान कितना था, आंतरिक था 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में पूछे तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ केल्विन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 37 में, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है। जो सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में वह कितना समय लेता है, तो आइए थोड़ा सूर्य के बारे में जान लेते हैं। तो सूर्य का आयु लगभग जो ज्ञात किया गया वह 5 बिलियन किया गया। कभी कभी ये भी प्रश्न देखने को मिला है कितना बार, तो लगभग जो अनुमान किया गया 5 बिलियन पर। भविष्य में सूर्य को स्वर्ग द्वारा ऊर्जा देते रहने का अनुमानित जो समय है वह 10⁻11 वर्ष यहाँ तक देते रहेगा। और सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त लग रहा है, जिसमें 8.3 लिखा हुआ है। तो आप ध्यान में रखिएगा 8.16.6 सेकेंड पृथ्वी पहुंचने में लगता है। नेक्स्ट 38 में, सूर्य का सबसे पास ग्रह कौन सा है। तो सबसे पास का ग्रह बुध है, बुध के बाद शुक्र है। इस तरह से है, देखिए बीच में सूर्य हो गया, बुध हो गया, बुध के बाद शुक्र हो गया, शुक्र के बाद पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बाद मंगल हो गया, मंगल के बाद बृहस्पति हो गया, इसी तरह से। नेक्स्ट प्रश्न, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। हम लोग को मालूम है कि बुध क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करने में क्या करता है, 88 दिन का सबसे कम समय लगता है, और वही सबसे कम समय वह एक वर्ष के बराबर होता है। जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो 24 घंटा में घूमता है, जबकि पृथ्वी के चारों ओर वह घूमने में एक वर्ष का 365 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 40 में, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है। तो किस में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती, इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए कि क्या होता है, कौन सा ग्रह में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 41 में, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। करा कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वह हो जाएगा कौन कौन, बुध और शुक्र। बुध शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन में है मंगल, मंगल का तो है ही है, डिमोस और फोमोस 2 उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 42 में, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो कौन सा ग्रह, वह 88, बुध 88 दिन में। शुक्र कितना दिन में लगाता है, शुक्र का समय है 243 दिन में। पृथ्वी का तो 365 दिन और मंगल का 686 दिन।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 43 में कह रहा है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, तो वह बुध होगा। मात्र 88 दिन में क्या करता है, सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। 44 में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, वह बुध का ही, क्योंकि सबसे कम समय में यह लगा लेता है। 45 में देखिएगा किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। देखिए अक्षीय झुकाव बात की जाए तो वो तो बुध का ही बहुत कम ही है, 1 डिग्री से कम है, लेकिन इसका जो क्या है कक्षीय विकेंद्रता है वह सबसे अत्यधिक है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न का सही जवाब मानुषिक अक्षीय विकेंद्रता के कारण वो झुकाव को सबसे अधिक माना है, तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा के सदृश कौन दिखाई देता है, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा चंद्रमा के सदृश दिखने वाला कौन सा ग्रह हो जाएगा, वह हो जाएगा बुध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बुध, अब देखिए क्या है, बुध की धरती क्रेटर, पर्वत और मैदान से भरी पड़ी है। यह क्या है, बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नज़र आती है बुध, क्योंकि इसमें भी क्रेटर है, पर्वत, मैदान पूरा भरा हुआ है, इसी कारण इसे चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह भी कहा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, बुध, मंगल, शुक्र और यम। तो सौरमंडल इतना बड़ा है, कौन है, वह हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर शुक्र के द्रव्यमान की बात की जाए तो शुक्र का द्रव्यमान 4.86 इंटू 10⁻24 kg है, और वहीं पृथ्वी का बात की जाए तो पृथ्वी का 5.97 इंटू 10⁻24 kg है। यानी जो शुक्र है पृथ्वी का 82% द्रव्यमान के बराबर है, यानी उसका 82% शुक्र का द्रव्यमान है। तो इसी कारण पृथ्वी के द्रव्यमान का आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से शुक्र पृथ्वी के समान है। इसके कारण शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा गया है तथा इसे भग्नी ग्रह, सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका आंतरिक भाग की अगर बात की जाए जिसमें क्रस्ट, मेंटल और क्रोड ये तीनों इसमें भी पाया जाता है। इस कारण शुक्र ग्रह लगभग जितना बड़ा शुक्र का ग्रह है। और किस ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, तो यही शुक्र ग्रह को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से यह पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे जुड़वा ग्रह के साथ साथ सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, जिसके आंतरिक भाग जो पृथ्वी के समान क्रस्ट, मेंटल और क्रोड में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।